नमस्कार मित्रों। देश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, बड़ा बदलाव हुआ। वैसे बहुत सारे लोग तो इसको कहते हैं कि ये तो बहुत एक्सपेक्टेड था कि नीतीश कुमार जी जो बिहार में 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे और 40 साल तक करीब करीब वहां पर सक्रिय राजनीति में रहे हैं, उनकी एक दिन अचानक विदाई हो गई। उन्होंने खुद पोस्ट करके कहा कि वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं और अगले दिन जब नामांकन का आखिरी दिन था तो राज्यसभा में उन्होंने नामांकन भर दिया है। अब आ भी जाएंगे, उसमें तो कोई ऐसा विवाद है नहीं। पिछला जो चुनाव हुआ था 2025 में नवंबर में 14 नवंबर को नतीजे आए थे। उस दिन तक ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की गाड़ी नहीं चलने वाली और इसलिए उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए रखा गया और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। जनता दल यूनाइटेड ने तो अपना जो नारा दिया था वो था 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन 25 से 26 आते आते नीतीश फिनिश हो गए। अब वो राज्यसभा में आ गए, सक्रिय है। कुछ लोग इसे सम्मानजनक विदाई कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार नंबर 1 पार्टी होकर भी उन्हें बहुत समय तक मुख्यमंत्री बनाए रखा, तो उनकी विदाई होना तय था। कुछ लोगों ने इसे इलेक्टोरल फ्रॉड भी, राजनीतिक धोखा भी कहा कि वोटर्स के साथ धोखा है कि आपने नीतीश कुमार के चुनाव पर नाम पर चुनाव लड़ा। अब इसका आगे क्या होगा, जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा, बिहार की राजनीति में क्या होगा और देश की राजनीति में क्या असर पड़ने वाला है और क्यों नीतीश कुमार तैयार हुए, इसके साथ साथ उनके बेटे क्या निशी का जो निशांत कुमार है वो अब उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं बिहार में, और बिहार में पहली बार क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग राज्यसभा में चले गए, कुछ हैरान करने वाले चेहरे, कुछ जाने पहचाने से। इस सब पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता से, बहुत सटीक तरीके से विश्लेषण करने वाले हमारे मित्र आशुतोष जी के साथ अनकट विद आशुतोष में। आशुतोष जी सत्य हिंदी के फाउंडर एडिटर हैं, हिंदुस्तान की राजनीति के भी एक बड़ा चेहरा रहे और पत्रकारिता का तो बड़ा चेहरा है। साफ गोई से दमदार तरीके से बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देश की चिंता से ज्यादा आपके स्वास्थ्य की भी चिंता हमें हो रही थी कि आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। शुभकामनाएं। हाँ नहीं, वो थोड़ा पिछले 1-1.5 महीने में ऐसा कई बार हो गया जब बिल्कुल डायरिया हुआ, लेकिन मैंने सेकंड ओपिनियन ली है और डॉक्टर का साफ तौर पे कहना है कि नहीं सब कुछ ठीक है। 1-2 टेस्ट बताए हैं, वो टेस्ट मैं करवा लेता हूँ, लेकिन वही आप और मन से दिल से अच्छा चाहते कि आप स्वस्थ रहें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और देश को स्वस्थ रखने के लिए भी आपका स्वस्थ रहना जरूरी। तो ये मैं समझ रहा था कहीं ना कहीं से आएगा भी, अभी कहीं ना कहीं तो सुई चुभोएंगे आप। नहीं सच में। तो सर ये क्या क्या हो गया है, अचानक कैसे हो गया? होली के दिन ये हुआ, भांग तो दिल्ली में लोग खा रहे थे, फैसला बिहार में हो गया। अब जिन लोगों ने किया वो उन्होंने भांग खा के किया या बिना भांग खाए किया है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मुझे लगता है ये फैसला तो 2020 में ही हो जाना चाहिए था। 2020 में इसलिए हो जाना चाहिए था क्योंकि उस वक्त तो जनता दल यूनाइटेड की जो सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी की सीटों की तुलना में बहुत कम थी, लगभग आधी मान लीजिए आप। ये लगभग जो जितनी भी सीटें थी उससे 60% सीटें ही जनता दल यूनाइटेड के पास थी। और अगर 2020 के विधानसभा चुनाव को भी अगर आप ध्यान से देखें तो वो बीजेपी ने एक पूरी योजना के तहत जो है वो जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम की, नीतीश कुमार की सीटें कम की। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन गए और न केवल मुख्यमंत्री बने रहे बल्कि 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। तो वैसे में जो काम उनको 2020 में करना चाहिए था वो अगर 2026 में कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा घाटे में है। अगर भारतीय जनता पार्टी 2020 में इसको करती तो अब तक भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी लीडरशिप होती, वहां पे एक अच्छा मुख्यमंत्री तो नहीं लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक बड़ा चेहरा उभरता हुआ वहां दिखाई पड़ता। अब जिस वक्त हम आपसे बातचीत कर रहे हैं उस वक्त अभी तक ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट नहीं क्योंकि अभी तक ना तो इस तरीके के कोई संकेत दिए गए हैं, ना ही इस तरीके का कोई अनाउंसमेंट किया गया है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार को हटाने का कोई कारण नहीं है अगर वहां पे उनको जनता दल यूनाइटेड का मुख्यमंत्री रखना है तो। और अगर जनता दल यूनाइटेड का मुख्यमंत्री रखना है तो फिर नीतीश में क्या बुराई थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री अगला होगा। जनता दल का मुख्यमंत्री होगा, जनता दल यूनाइटेड का मुख्यमंत्री होगा, आपको लगता है अभी? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। बट लेकिन मैं इसलिए ये बात मैं थोड़े राइडर के साथ इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या सोचते हैं किसी को मालूम नहीं। हम लोग जो जिन परंपरागत लीक पर चलते हुए अभी तक अपना विश्लेषण करते थे
उसमें हर बार ऐसा हुआ है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। इसलिए आपको तो अच्छी तरीके से याद होगा कि, बल्कि मैं ये आपसे बता दूं कि 2007 के बाद से मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में किसी तरीके की कोई भविष्यवाणी करनी ही लगभग बंद कर दी है। तो मैं कभी भी इस बात को नहीं मानता कि हमारे, चूंकि हमारी कोई एक्सेस तो है नहीं उनके पास तक, ना हमारे पास कोई ऐसा जरिया जिसका आधार पर मैं कह सकूं या बता सकूं कि दरअसल वो सोच क्या रहे हैं, क्यों उन्होंने अचानक ये फैसला किया, वो भी होली के दिन इस तरीके का फैसला हुआ। और उसमें भी जो नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि भाई जब मैं राजनीति में आया था तब से मेरी इच्छा थी कि मैं विधानसभा और विधानमंडल दोनों का सदस्य बनूं, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब ये कोई तर्क ही नहीं है। ये तो खैर इस तर्क को छोड़ देते हैं हम लोग, इस पर क्या चर्चा करें। ये जो तर्क है ये बहुत ही सस्ता तर्क है, मतलब जो किसी के गले नहीं उतर रहा। क्योंकि जो आदमी 20 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो, उसकी एक तमन्ना है कि वो राज्यसभा का भी सदस्य बन जाए, मतलब उनको प्रधानमंत्री बनने की तमन्ना होती, उपराष्ट्रपति बनने की तमन्ना होती, राष्ट्रपति बनने की तमन्ना होती, देश को कोई दिशा दिखाने की तमन्ना होती, तो चलो मैं मान भी लेता उस बारे में। लेकिन अगर राज्यसभा जाने की मेरी तमन्ना थी, अब मेरी तमन्ना पूरी हो रही, तो ये बिल्कुल गले उतरने वाली बात नहीं। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि एक फैसला हो चुका है, और मेरी नजर में भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दृष्टि से अगर आप देखें तो ये उचित फैसला है। उचित फैसला इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जिसके पास ज्यादा वोट होता है, जिसके पास ज्यादा सीटें होती हैं, मुख्यमंत्री उन्हीं का ही बनना चाहिए, अन्यथा उसमें दिक्कतें पैदा होती हैं। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में हर जगह अपने बल पे सरकार बनाने में कामयाब रही है। बिहार एकमात्र ऐसी जगह है, एक ऐसा राज्य था जहां अभी तक वो अपने बल पे सरकार नहीं बना पाई थी या नहीं बना रही थी। जबकि ये जगजाहिर बात है कि आज की तारीख नहीं बल्कि आज से कई साल पहले तक भी अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे बिहार के अंदर अपने आप को मजबूत किया। वो वोट की संख्या से की दृष्टि से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा वोटर का बेस उनके पास है, 22-23% उनके पास, यानी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वो सामने आते हैं। तो वैसे में ये उनका लेजिटिमेट अधिकार, एक जिसे कहते हैं ना वैधानिक अधिकार है कि वो ज्यादा सीट लोकसभा विधानसभा की होने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दावा करें। हालांकि मेरी ये एनालिसिस बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करती है, उनको लगता है कि नीतीश कुमार की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। हो सकता है ये तर्क सही हो, लेकिन अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जिसके पास ज्यादा एमएलए और जिसके पास ज्यादा सांसद होते हैं, सरकार कायदे से उनकी ही बननी चाहिए। और इस फार्मूले पर अगर आप बीजेपी आई है तो अगर वो अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो किसी को अपना जो है वो कपड़े फाड़ के रोने का अधिकार नहीं है। हो रहा है ना सर कि ये काम तो वो पहले कर सकते थे, बिल्कुल 2020 में भी कर सकते थे, 2025 में भी जब चुनाव नतीजे आए तब भी उनका नंबर ज्यादा था। लेकिन कुछ लोग इसको ये कह रहे हैं कि आपने वोटर्स के साथ धोखा किया कि आपने नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा और 4 महीने में उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया। भले ही नंबर ठीक है, नंबर के हिसाब से उसमें कोई गलत नहीं है कि नंबर उनके पास ज्यादा है, नंबर तो उनके पास पहले भी ज्यादा था। और यदि ऐसा था तो बीजेपी और अमित शाह जी को आप जानते हैं, उन्होंने पहले भी कहा था कि हम मुख्यमंत्री का फैसला बाद में करेंगे चुनाव के नतीजों के बाद, क्योंकि चुनाव नतीजों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बनाया। तो क्या ये वोटर्स के साथ धोखा है या क्या कोई मजबूरी थी कि बीजेपी ने कहा कि नहीं नीतीश कुमार को ही बनाए, और अब ऐसी क्या वजह हो गई कि 6 महीने में 5 महीने हुए अभी तो उनको बदलना पड़ा नीतीश कुमार? देखिए, दोनों बातों से मैं सहमत नहीं हूं। जो लोग ये कहते हैं कि दरअसल ये वोटर के साथ धोखा है, चुनाव आपने नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा और अब आप नीतीश कुमार को हटा के किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को जो 2025 का विधानसभा का चुनाव है बिहार को, उसकी पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया के दौरान ये सवाल बार बार भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता रहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको याद होगा अमित शाह ने साफ तौर पे कहा था कि मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल करेगा, यानी विधायक बैठ के करेंगे। अंतिम समय में आके कहीं हल्का फुल्का उसका निर्देश या हल्का फुल्का उसके संकेत दिए गए कि, और वो बार बार ये कहते रहे कि भाई नीतीश जी तो हैं सामने, हम उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब पूछा जाता था कि चुनाव के बाद क्या अगर जीती एनडीए तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इसका साफ जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था। तो इसलिए ये कहना कि धोखा हुआ है, मुझे लगता है ये पूरी तरीके से गलत बात है। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है और बिना उनके बीजेपी शायद सीटें नहीं जीत पाती,
तो मेरा प्रश्न इसी बात को लेकर है, अगर नीतीश कुमार इतने ही बड़े नेता बिहार के अंदर है या थे, तो फिर हर बार पिछले 2-3 चुनाव से हम बार बार देख रहे हैं उनकी सीटें बीजेपी की सीटों से कम क्यों हैं? भाई जिसके चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पर बेस करके आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी सीटें तो कम से कम जो सहयोगी दल उसकी तुलना में ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या ये कहने का मतलब ये कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे थे? मैं तर्क नहीं मानता। तो दोनों ही तर्क बेकार है और लोकतंत्र का बुनियादी उसूल सवाल पूछा जाता है ना कि फिर ऐसा बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है तो फिर नीतीश कुमार जी के साथ चलने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि देखिए 2024 के बाद तो मैं ये मान सकता हूं कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की सरकार को जो समर्थन है वो जनता दल यूनाइटेड का समर्थन है। तो एक कैलकुलेशन ये हो सकता है कि भाई आप ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से जनता दल यूनाइटेड नाराज होकर इंडिया में चला जाए या अपना समर्थन वापस ले ले। तो एक कैलकुलेशन रहा होगा और मैं तो मानता हूं कि इट्स अ ब्रिलियंट मैनेजमेंट, बहुत अच्छा मैनेजमेंट एक तरीके से किया है कि नीतीश कुमार की ईगो भी सहला दी, उनका जो वोटर बेस है उसको भी उन्होंने मना लिया कि भाई देखिए सीटें हमारी पास उनसे ज्यादा थी, लेकिन फिर भी हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और अब मुझे लगता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो एक अच्छा मैनेजमेंट मैं इसको कह सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये देर से आया हुआ फैसला है। इस फैसले पर जो अमल था वो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद हो जाना चाहिए था, जब बीजेपी की सीटें इनकी तुलना में, जनता दल यूनाइटेड की तुलना में कहीं ज्यादा थी, लेकिन तब उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कंटिन्यू किया। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के सामने अगर इस बार ये कहा गया होगा कि भाई देखिए पिछली बार भी मैंने आपको मुख्यमंत्री बनाया, इस बार भी मुख्यमंत्री बनाया, अब तो भारतीय जनता पार्टी का दावा है, और उस वक्त नीतीश कुमार के पास कोई ऐसा तर्क नहीं बचा होगा कि वो इस बात को ठुकरा सकते थे। तो और दूसरी बात, नीतीश कुमार मुझे लगता है कि आज की तारीख में उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है और ये भी एक बड़ा कारण रहा होगा। हो सकता है कि उनके इस फैसले के पीछे पार्टी के कई और लोगों की राय रही हो और बहुत सारे लोग जो अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, तो हो सकता है वो भी एक बड़ा फैसला हो। लेकिन हाँ, मैं इस राय से पूरी तरीके से सहमत हूं कि बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी था और उनके पास उस लायक मैंडेट भी है। लेकिन अब इसको कैसे देखते हैं, क्या नीतीश कुमार जी का करियर, पॉलिटिकल करियर, भले ही वो राज्यसभा में चले जाए, वो खत्म हो गया है? और जनता दल यूनाइटेड का भविष्य क्या होगा? क्योंकि वो केवल बिहार में ही है और बिहार में नीतीश कुमार जी की वजह से है मोटे तौर पर। देखिए जो पहली बात, जो नीतीश कुमार का भविष्य, राजनीतिक भविष्य, देखिए अब वो अस्ताचल की तरफ चले गए हैं। एक तो उम्र उनके साथ नहीं है, दूसरा स्वास्थ्य उनके साथ नहीं है, और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उसमें तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी को लंबे समय तक निर्वहन करने की स्थिति अब उनकी नहीं रही है। हमारे देश में इन सब चीजों पर चर्चा नहीं होती, लेकिन दूसरे देशों में इस पर चर्चा होती है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि अमेरिका के अंदर जो बाइडेन को लेके जब चुनाव चल रहा था, चुनाव के कैंडिडेट थे वो, तब ये चर्चा बड़ी गंभीर चर्चा हो गई थी कि भाई आप, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको वो चीजों को भूल जाते हैं, वो क्या अमेरिका जैसे इतने बड़े देश को चलाने की उनके अंदर इस वक्त शारीरिक और मानसिक क्षमता भी है, क्षमता नहीं है। और अंत में आपने देखा होगा कि जो बाइडेन को बाध्य होकर रेस से बाहर जाना पड़ा और उनकी जगह कमला हैरिस राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनी। तो अमेरिका में ये संभव, हमारे यहाँ न जाने क्यों इन सब चीजों पे चर्चा नहीं होती है। भाई जो आदमी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, इतनी बड़े राज्य की बागडोर उसके हाथ में है, उसका मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उसका स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं होगा तो अच्छे फैसले कैसे करेगा वो उस राज्य के हित में? तो उस राज्य के हित में है, देश की राजनीति के हित में है कि जो नेता है उसकी फिजिकल, उसकी शारीरिक और मानसिक जो उसका स्वास्थ्य है उस पर चर्चा होनी चाहिए और उस पर बहस भी होनी चाहिए कि क्या वो उस सरकार को चलाने के योग्य भी है या योग्य नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी चर्चा नहीं होती है। दूसरी बात जहां तक ये है कि मुझे नहीं लगता कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। हो सकता है ये शिवराज सिंह चौहान का मॉडल हो कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से उठा के केंद्र के अंदर लाया गया, एक बड़ी जिम्मेदारी मंत्री के तौर पर दी गई है, तो हो सकता है उस तरीके का कोई रिहेबिलिटेशन इनके साथ भी हो और केंद्र में वो एक किसी मंत्रालय को उनके अधीन कर दिया जाए और फिर वो वहां बैठ के देखें। क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं कि सिर्फ राज्यसभा में आने के लिए नीतीश कुमार तैयार हुए होंगे। जाहिर सी बात है, अगर दिल्ली के अंदर रहेंगे और वो एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं लंबे समय तक, उनका अपना एक प्रशासनिक अनुभव भी है, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं जरूर हैं, लेकिन वो कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं और अभी भी वो पार्टी के अध्यक्ष है। तो ये कहना कि जनता दल यूनाइटेड उनके बगैर अनाथ हो गई है, मैं इस तर्क को अभी फिलहाल नहीं मानता हूं। लेकिन जब तक वो हैं तब तक जनता दल यूनाइटेड जो है वो उसके सिरमौर हैं और जनता दल यूनाइटेड चलाएंगे। लेकिन हाँ,
जिस दिन नीतीश नहीं रहेंगे, यूनाइटेड का जो भविष्य है वो आप कमजोर होता हुआ नहीं देख रहे? बहुत कमजोर होता हुआ मैं देख रहा हूं, अनलेस कि वहां कोई करिश्माई व्यक्तित्व खड़ा हो जाए, अनलेस कोई एक अकस्मात कोई आदमी खड़ा हो जाए। देखिए, इस तरीके का अकस्मात नेतृत्व अक्सर कभी कभी आ ही जाता। आपने ध्यान दिया होगा, एनटी रामाराव की पार्टी थी और राइट। अचानक एनटी रामाराव के जमाने में जब चंद्रबाबू नायडू थे तो वो पावरफुल माने जाते थे, राजनीति के अंदर उनकी अच्छी समझ मानी जाती थी, लेकिन कभी कोई ये नहीं मान पाया कि एनटी रामाराव के बगैर टीडीपी चल सकती है। लेकिन एनटी रामाराव के नीचे से पूरी जमीन खिसक गई, सारे विधायकों ने बगावत कर दी, चंद्रबाबू नायडू उस बगावत के सूत्रधार थे और वो अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए, अच्छे नेता साबित हुए, यूनाइटेड फ्रंट के कन्वीनर साबित हुए, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहे, नरेंद्र मोदी के साथ रहे। तो उस तरीके का कोई चमत्कारी व्यक्तित्व जनता दल यूनाइटेड से निकल के आ जाए तो बात बिल्कुल अलग है। अन्यथा मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड की आज जो स्थिति है संगठन के स्तर पे बहुत कमजोर है। नीतीश के चेहरे की वजह से सिर्फ चुनाव लड़ते थे वो लोग, और इसलिए जब तक नीतीश हैं तब तक शायद स्थिति ठीक रहे, लेकिन उसके बाद मुझे दो फाड़ दिखाई पड़ रहा है। एक तबका वो होगा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पसंद करेगा, दूसरा तबका वो होगा जो आरजेडी के साथ जाना पसंद करेगा। और समाजवादियों की एक अलग तरीके की फितरत है, वो कभी एक साथ एकजुट रह ही नहीं पाते। तो इस उनके अंदर वो बहुत ही प्रखर लोग माने जाते हैं, लेकिन उनकी प्रखरता ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो इसलिए आज की तारीख में जब जनता दल यूनाइटेड को आप अंदर से देखने की कोशिश करें तो दो धड़े बहुत साफ हैं। एक धड़ा वो है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति रखता है और जो करियरिस्ट है, जिसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चमकती हुई पार्टी है, चमकता हुआ सितारा है, इस वक्त भारत की राजनीति का सूर्य है वो। और ऐसे में उनको बीजेपी के साथ रहने में ही उनकी भलाई है, क्योंकि वो उसकी वजह से वो मिनिस्टर भी बन पाएंगे, एमएलए भी बन पाएंगे और एमपी भी बन पाएंगे। दूसरा धड़ा वो है जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक सांप्रदायिक पार्टी के तौर पर देखता है और उसको लगता है कि हम सांप्रदायिकता के साथ किसी तरीके का समझौता नहीं करेंगे और हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। या तो जनता दल यूनाइटेड का एक धड़ा अलग होकर एक अलग अस्तित्व के तौर पर अपने आप को रखे, या फिर वो आरजेडी के साथ जाके मिल जाए। तो ये तीनों संभावनाएं हो सकती हैं। बीजेपी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का जब तक नीतीश है तब तक तो शायद वो एकजुट रहे, लेकिन नीतीश के और कमजोर होने के बाद जनता दल यूनाइटेड के अंदर विभाजन होगा। एक जो बीजेपी के साथ जाएगा, दूसरा जो आरजेडी के साथ जा सकता है, तीसरा जो बिल्कुल अपने एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करे। निशांत जी के आने से कुछ आप देखते हैं, क्योंकि उनके आने की संभावना भी बन गई और कहा जा रहा है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। देखिए, निशांत कुमार आज की राजनीति में बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे नवीन पटनायक एक जमाने में थे। जब तक बीजू पटनायक जिंदा थे तब तक नवीन पटनायक की राजनीति में किसी तरीके की कोई दखलंदाजी नहीं थी, उनके बारे में कोई सोचता भी नहीं था। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब बीजू पटनायक की मृत्यु हुई और उसके बाद जब बीजू जनता दल का गठन किया गया, दिलीप रे और दूसरे बड़े नेताओं ने सोचा कि नवीन पटनायक को आगे रख के हम अपनी राजनीति करेंगे, लेकिन नवीन पटनायक उन सबके चाणक्य साबित हुए। न केवल चाणक्य साबित हुए बल्कि 5 बार के मुख्यमंत्री, मतलब द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर साबित हुए वो। तो कब किसके अंदर कौन सी प्रतिभा है, कौन सा गुण है, कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी तक निशांत जी में ऐसी कोई प्रतिभा कम से कम राजनीति के स्तर मैंने नहीं देखी है। आगे चल के वो बहुत चमत्कारी व्यक्तित्व हो जाए, नवीन पटनायक साबित हो जाए तो बात बिल्कुल अलग है। उनको राजनीति के अंदर आने दीजिए, राज्यसभा में आने दीजिए, माफ करेगा, राजनीति में आने दीजिए। उसके बाद आकलन किया जा सकता है कि क्या वो पार्टी चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। हर आदमी नवीन पटनायक नहीं हो सकता है कि वो जिस तरीके से नवीन पटनायक ने पार्टी को संभाला था, या हर आदमी चंद्रबाबू नायडू भी नहीं हो सकता है। तो अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी किसी तरीके का कोई असेसमेंट या जजमेंट निशांत कुमार जी के बारे में करने में किया जा सके। वैसे तो एक महत्वपूर्ण घटना और हुई कल में कि 24 घंटे में ऐसा राज्य अकेला होगा बिहार जहां पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों बदल गए। बिहार बिल्कुल दोनों की विदाई एक साथ हो गई। मुझे इसके राजनीतिक कारण नहीं पता कि क्या कारण रहे हैं नहीं रहे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि एक साथ मुख्यमंत्री भी विदा हो गए और राज्यपाल भी वहां से विदा हो गए। दूसरा एक और महत्वपूर्ण काम हो रहा है सर, राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें जैसे अभी तो आप उम्र और तबीयत और सब बात कर रहे थे, शरद पवार साहब को महाराष्ट्र से भेजा गया है, कुछ और लोगों को भी भेजा गया है। तो किस तरह की आप राजनीति देखते हैं? ये जो कांग्रेस की महाराष्ट्र की गठबंधन की जो राजनीति है उसमें क्या शरद पवार की जरूरत है, आपको ऐसा लगता है? अनम्यूट कर लीजिए। हम लोगों का, हमारा जो ना बड़ा सामंतवादी समाज है, बहुत ही सामंतवादी समाज है। 86 साल की उम्र हो गई है, क्या वो अगले 6 साल तक वाकई में एक सक्रिय राजनीति की भूमिका निभा सकते हैं? अब ये जो समस्या है कि
ठीक है, शरद जी को भेज देते हैं, उनका एक लिहाज है, वो कर लेते हैं। मुझे लगता है कि शरद पवार जैसे लोगों को अब सीधे कहना चाहिए कि भाई मैंने बहुत राजनीति कर ली, सारे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुका हूँ, सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी को छोड़कर मैं डिफेंस मिनिस्टर था, कई बार के मुख्यमंत्री थे, और उनका एक रुतबा भी था एक जमाने में, अब तो खैर उतना रुतबा नहीं रहा, लेकिन अभी भी वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों, क्या कोई और किसी तो और ये व्यक्ति सवाल को आगे नीतीश कुमार जी के लिए भी किया जा सकता है। बिल्कुल ये सवाल नीतीश कुमार के लिए भी किया जा सकता है, बट कम से कम नीतीश कुमार से 11 साल बड़े हैं, जहां तक मेरी जानकारी, शरद पवार उनसे ज्यादा बड़े हैं, उनको बोलने में भी दिक्कत पैदा होती है। तो हमारे यहाँ जो सक्सेशन प्लान है इस मामले में, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा प्रशंसक हूँ और आरएसएस का भी बड़ा प्रशंसक हूँ। जब 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी दोबारा चुनाव हारी, तो उसके बाद आरएसएस ने बाकायदा तय किया कि हमको एक नई लीडरशिप खड़ी करनी है, और उन्होंने नई लीडरशिप खड़ी की। उस नई लीडरशिप ने ही बीजेपी के अंदर जान डाली। उन्होंने अटल आडवाणी, इतने बड़े बड़े स्टालवर्ड्स थे, उनको एक तरीके से कहा कि नहीं, अब आपके दिन हो चुके हैं, अब नए लोगों को आने दीजिए। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी हारी थी, तब विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अब आप किनारे हटिए, अब आपकी जगह नए नए लोगों को सामने आना चाहिए। उसको एग्जीक्यूट करने में जरूर 4-5 साल लगे, लेकिन जो नई लीडरशिप आई, उस नई लीडरशिप ने बीजेपी को नए तरीके से आगे बढ़ाया। उन्होंने नरेंद्र मोदी के अंदर अपना भविष्य देखा, गडकरी के अंदर अपना भविष्य देखा, और आप देखिए उसके नतीजे क्या सामने आते हैं। तो जो हमारी जो रीजनल पार्टीज है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, एक तो अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाते, दूसरा जब तक वो खाट पर नहीं पहुंच जाते तब तक वो कमान को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो वैसे में पार्टी में नयापन कहां से आएगा, पार्टी में ऊर्जा कहां से आएगी, पार्टी में नए विचार कैसे होंगे, पार्टी में कैसे पुनर्जन्म कैसे होगा। ये नहीं, हर पार्टी को 10 से 15 साल के बाद अपने आप को बदलना होता है। कांग्रेस पार्टी भी इस गलती के शिकार थी, और उसका नतीजा यह है कि आज कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। लेकिन देखिए, राहुल गांधी के आने के बाद से नई तरीके की पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है। उस पॉलिटिक्स से कांग्रेस का जो पुराना धड़ा है वो बिल्कुल असहमत है, उनके साथ वो खड़े होना भी पसंद नहीं करता है। उसको राहुल की जो जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, राहुल का जो प्रधानमंत्री पर सीधे हमले करना है, वो उसको रास नहीं आता, उसको पसंद नहीं आता। लेकिन मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को नए सिरे से नए कलेवर में ढालने की कोशिश कर रही है। जब आप नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब आप हारते भी और जीतते भी हैं, लेकिन पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी अगर उसमें नए विचार नहीं आएंगे, अगर उसमें नई लीडरशिप नहीं आएगी। वो तो होना चाहिए ना। अगर नीतीश कुमार को यही करना था तो अपने बेटे को 10 साल पहले लेके आते, धीरे धीरे उसको ग्रूम करते, और ग्रूम करते फिर उसको एक ऐसी मजबूत स्थिति में लाके खड़ा करते जहां वो जनता दल यूनाइटेड को लीड कर सकता था। आज तो वो स्थिति नहीं है। भाई आप लालू यादव से सहमत हुई है ना असहमत हुई है, जब परिवारवाद इस देश के अंदर कोई मुद्दा ही नहीं, हमारे मतदाताओं के बीच में लोग लाख कहते रहे। नेहरू गांधी परिवार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और कश्मीर से कन्याकुमारी आप कहीं भी चले जाइए, सब जगह परिवारवाद वाली ही पार्टियां हैं। वो पार्टियां एकजुट है क्योंकि परिवार का एक दूसरा आदमी उसको उसमें एक स्वाभाविक नेतृत्व लोग देखते हैं। और हम तो आदतन भी करते हैं कि लीडर यदि कहीं चला जाए या रिप्लेस किया जाए तो उसके परिवार का ही कोई सदस्य वहां पर आए, हम उसको जिताकर भी भेजते हैं, चाहे वो लोकसभा हो। सब जगह यही देखिए, वायनाड राहुल गांधी ने छोड़ा तो प्रियंका गांधी वहां चली गई, जीत के चली गई। भाई लोगों को परिवारवाद से चिढ़ होती, और केरल तो बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट है, कोई सामंतवादी स्टेट तो है नहीं, प्रोग्रेसिव स्टेट है, लेकिन वहां भी लोगों को लगता नहीं प्रियंका गांधी है तो है, क्या फर्क पड़ता है। तो वो नेतृत्व को जो ये हमारा ओवरऑल जो स्वभाव है भारतीय राजनीति का, उसमें परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है, इसको कोई मुद्दा नहीं मानना चाहिए। नीतीश कुमार अगर इसमें किसी तरीके के उसमें थे तो ये नीतीश कुमार की प्रॉब्लम है, और इस वजह से जनता दल अब संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ती है। और ये आरोप लग रहे हैं कि दरअसल जनता दल यूनाइटेड में बीजेपी के लोग आए, उन्होंने पूरा पार्टी का कायांतरण किया, उस पर कब्जा कर लिया, और ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें नीतीश कुमार के लिए अपनी कुर्सी छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। तो ये सब कयास नहीं लगते अगर वहां पे निशांत कई साल पहले अगर पार्टी की बागडोर अपने हाथ में ले लेते। एक और सवाल आजकल चल रहा है नीतीश कुमार के मतलब वहां से विदाई के बाद कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी पर हम चर्चा कर रहे थे सबसे कि भारतीय जनता पार्टी देख लीजिए अपने सहयोगियों के कद को लगातार कम करती जाती है, उन्हें कम करती है। बहुत सारे लोग उदाहरण देते हैं अकाली दल का, बहुत सारे लोग उदाहरण देते हैं शिवसेना का, बहुत सारे लोग उदाहरण देते हैं अभी जनता दल यूनाइटेड का भी, और भी बहुत सारी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां जिनका कद उन्होंने कम किया या खत्म कर दिया।
आप ऐसे देख, सॉरी मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया, क्या आपने कहा? कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि जो उसके ठीक सहयोगी है, दल है उनका साइज वो उनको वो खत्म कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई कोई ट्रस्ट तो है नहीं, कोई चैरिटी तो खोल नहीं रखी है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही इसीलिए हुआ क्योंकि उसको सत्ता पर काबिज होना है। तो ये बात सब राजनीतिक पार्टी के ऊपर लागू होती है। तो जो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं वो ये काम क्यों नहीं करते? बीजेपी ये काम क्यों करती है? क्योंकि बीजेपी के अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट है। बीजेपी राजनीति को शुद्ध पावर पॉलिटिक्स के तौर पर डिफाइन करने की कोशिश करते, खासतौर पर नरेंद्र मोदी के आने के बाद। तो उसको अपना विस्तार करना है। कोई भी आदमी छोटा सा बिजनेस शुरू करता है तो वो भी अपना विस्तार करने के बारे में सोचता है। वो थोड़ी सोचता है कि मैं अगर अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा तो जो दूसरा वाला जो कॉम्पिटिटर उसका बिजनेस कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये कमी या ये प्रतिभा की कमी जो खासतौर पर समाजवादियों के अंदर है, उन्हें अपने आप को कोसना चाहिए। आप बीजेपी को दोष मत दीजिए, बीजेपी अपना काम कर रही है। आप अपना काम नहीं कर रहे थे इसलिए बीजेपी आपके ऊपर हावी होगी। आप अपना काम नहीं कर रहे थे इसलिए बीजेपी ने आपको सत्ता से बेदखल कर दिया। आपको वो काम करना था। अन्यथा मुझे तो अच्छी तरीके से याद है जब हमने और आपने पत्रकारिता शुरू की थी तब भारतीय जनता पार्टी कहां थी? कहीं भी नहीं थी। समाजवादियों का बोलबाला था, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह समाजवादियों का बोलबाला था। आज वो समाजवादी कहां है? गुजरात में तो कोई आजकल आपको दूरबीन लगा के देखेंगे तो कोई नहीं दिखाई पड़ेगा वहां पे आपको। बिहार के अंदर उनकी मौजूदगी थी। लेकिन ये जो समाजवादियों के अंदर एक अहंकार है अपनी प्रखरता को लेकर, वो बड़े प्रखर लोग हैं लेकिन उनके अंदर अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं। सबसे ज्यादा अराजक लोग समाजवादी है, सबसे ज्यादा अराजक। वो एक साथ रह ही नहीं सकते। जो जनता दल या जनता पार्टी बनी थी, जो जनता दल बना था, आज देखिए वो बीजू जनता दल बन गई, वो लालू यादव की आरजेडी बन गई, वो नीतीश कुमार की जनता दल बन गई, मुलायम सिंह यादव की वो जो समाजवादी पार्टी बन गई। अब आप कर्नाटक जाएंगे तो वहां पे जनता दल सेकुलर बन गई। ये कौन है? ये वही तो समाजवादी है ना। अगर ये सब एक साथ रहे होते तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनती? नहीं बनती इतनी बड़ी पार्टी। तो आप टूटे, आपने आपस में लड़ाइयां लड़ी, तो क्यों बीजेपी को दोष देते हैं? तो मैं बीजेपी को बिल्कुल दोष नहीं देता हूं। मैं इन पार्टियों के या समाजवादियों के का जो निकम्मापन है, जो अहंकार है कि हम बड़े प्रखर हैं और किसी भी अनुशासन को ना मानने की उनकी जो आदत है, ये उसका नतीजा है कि वो लगातार भारत की राजनीति में बिल्कुल धीरे धीरे वो गायब होते चले जा रहे हैं। और वो गायब, आप देखिए कर्नाटक के अंदर तो पूरी तरीके से गायब हो गए। एक जमाने में एच डी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, फिर क्या हुआ? उनकी जो सबसे पहली लड़ाई थी वो बीजेपी से नहीं थी, उनकी पहली लड़ाई कांग्रेस से नहीं थी, उनकी पहली लड़ाई रामकृष्ण हेगड़े से थी। देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहला काम किया और रामकृष्ण हेगड़े को पार्टी से बाहर कर दिया। आप सोचिए, दोनों लोग रहते तो जनता दल बिहार में भी हुआ, जॉर्ज का, लालू का, ये सारा हुआ, अलग अलग हुए तो बिल्कुल। वो भी उसी तो आप बीजेपी को क्यों दोष देते हैं? बीजेपी को दोष देने का कोई कारण ही नहीं है। बीजेपी तो अपना काम करे। आप अपना काम नहीं करे इसलिए आप बिखर गए, आप खत्म हो गए। तो चलिए, आज आपने बीजेपी पर बहुत उनकी तारीफ कर दी है, बहुत सारे लोग हैरान भी होंगे कि क्या बात है। लेकिन मुझे अब ये बताइए, जब इतना बीजेपी पर आपने ज्ञान दिया है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? विजय त्रिवेदी जी को अगर नहीं मालूम है तो मुझे कहां से मालूम होगा? आप बताइए मुझे। मतलब बीजेपी अगर आपको नहीं मालूम तो मुझे कहां से पता होने वाला? देखिए, हमारे आपके पास कोई सूचना का स्रोत नहीं है, ना आपके पास है ना मेरे पास है, क्योंकि हमारी एक्सेस प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं है। और प्रधानमंत्री कार्यालय में अगर एक्सेस भी होती तो प्रधानमंत्री तक हमारी एक्सेस नहीं है। इसलिए कोई अटकल लगाना मुझे लगता है कि बेमानी होगा। अटकल लगाना भी नहीं चाहिए आज की तारीख में, क्योंकि जितनी बार लोगों ने अटकल लगाई हर बार गलत साबित हुआ है, हर बार गलत साबित। उसके बाद शायद कोई बने, अभी जल्दी तो नहीं बनेगा मेरे ख्याल से सत्ता परिवर्तन, जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते औपचारिक तौर पर। हाँ, हमारे ख्याल से जैसे ही राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं तो आप एक साथ दो सदनों के सदस्य नहीं, इशू नहीं है ना, लेकिन एक बार एक आपको छोड़ना पड़ेगा, बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल, राज्यसभा के लिए जाएंगे, उसके बाद ही शायद मुझे लगता है कि सत्ता परिवर्तन किया जाए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, वो जिस दिन वो विधानसभा, मतलब जिस दिन राज्यसभा संसद आहूत होगी और उस दिन
जब जाके राज्यसभा में बाकायदा शपथ लेंगे उस दिन उनको दूसरी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। जी, वो 14 दिन उसके पास रहते हैं, लेकिन फिर भी मतलब तुरंत ये इस हफ्ते में मेरे ख्याल से कोई बदलाव नहीं दिख रहा। कुछ बदलाव। चलिए देखते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने चर्चा की, बहुत विस्तार से चर्चा की है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। हमारी चिंताएं, देश की चिंताएं हैं, और फिर मैं कह रहा हूँ कि देश के स्वस्थ रहने के लिए भी आपका स्वस्थ रहना जरूरी है।